और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन एक प्रकार का कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से फॉर जीएनएम स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है, कोजेस क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे कि 5 नंबर या फिर 8 नंबर का। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन इज अ abnormal collection of fluid in the pericardial space, या फिर सेक। अब पेरिकार्डियल सेक क्या होता है? द स्पेस बिटवीन विसरल एंड पेराइटल लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम सराउंडेड द हार्ट। हार्ट के चारों ओर, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, हार्ट के चारों ओर पेरिकार्डियल जो लेयर्स होती है उसमें विसरल और पेराइटल होते हैं, और उस स्पेस के बीच में abnormal collection of the fluid हो जाता है, तो यह कंडीशन कहलाती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। यानी कि पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर abnormal collection of the fluid हो जाएगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है। तो नॉर्मल पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वो 15 से लेके 50 ml तक होता है। नेक्स्ट वन है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर मोर देन 50 ml हो जाएगा, यानी कि 50 ml से यदि ज्यादा होगा तो उस कंडीशन को पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट वन है रेंज फ्रॉम स्मॉल टू मैसिव, यानी कि 50 ml से लेके 500 ml तक भी आपका जो अबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है वो देखने को मिल सकता है, तो ये कंडीशन कहलाती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। नेक्स्ट वन है कॉजेस, क्या कारण हो सकते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने के। तो फर्स्ट वन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे? जैसे कि टीबी हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया और वायरल इन्फेक्शन। इन इन्फेक्शन के कारण पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है नियोप्लाज्मा। नियोप्लाज्मा यानी कि कैंसर, लंग्स कैंसर और इसोफेगस कैंसर। लंग्स का कैंसर और इसोफेगस का जो कैंसर है जिसके कारण पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट वन है थर्ड वन एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी कि सीकेडी का जो पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज का, जिसमें एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज हो चुकी है, यूरेमिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। यदि पेशेंट प्रॉपरली डायलिसिस नहीं कराता है तो यह कंडीशन डेवलप्ड हो सकती है। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन इफ्यूजन पोस्ट एमआई, यानी कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन पोस्ट एमआई के बाद भी देखने को मिल सकता है। एमआई यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन ड्रग इंड्यूस। ड्रग इंड्यूस जैसे कि आइसोनियाजाइड जो ड्रग्स है उसकी वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। पेरिकार्डिटिस यानी कि पेरिकार्डियम का इंफेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट वन है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट वन है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट वन है ट्रॉमा और पोस्ट कार्डियक सर्जरी। किसी भी ट्रॉमा या इंजुरी की वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है और पोस्ट कार्डियक सर्जरी की वजह से भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। तो यह थे कॉजेस फॉर पेरिकार्डियल इफ्यूजन के। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन है स्मॉल इफ्यूजन। स्मॉल इफ्यूजन यानी कि जो अमाउंट है, जो फ्लूइड का अमाउंट है वो कम होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट वन है लार्ज और रैपिड कलेक्शन। यदि जो अमाउंट है वो लार्ज अमाउंट में है, जैसे कि 50 से लेके 500 ml के बीच में है, तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है चेस्ट पेन। चेस्ट के अंदर हमको पेन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन है डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। नेक्स्ट वन है कफ, कफ की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है नेरो पल्स प्रेशर, पल्स का जो प्रेशर है वो नेरो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है इंक्रीज्ड वस्कुलर प्रेशर, जो वस्कुलर प्रेशर है वो इसके अंदर इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड टेकिपनिया। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि एसओबी और टेकिपनिया भी हमको देखने को मिल सकता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो मोर देन 20 हो जाएगी। नेक्स्ट वन है पल्सस पैराडॉक्सिस। पल्सस पैराडॉक्सिस के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर लोएस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान जो ब्लड प्रेशर है वो लोएस्ट हमको देखने को मिलेगा। एंड लास्ट वन है मल्फ्ड हार्ट साउंड। मल्फ्ड हार्ट साउंड के अंदर क्या होगा, दबी हुई हार्ट साउंड हमको इसके अंदर सुनाई देती है। तो यह था आपका साइन एंड सिम्टम फॉर पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर।
नेक्स्ट ऑन डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। सेकेंड वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, हम पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे एंड साथ ही साथ इसके अंदर मेथड यूज करेंगे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन। नेक्स्ट वन है ईसीजी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर हम ईसीजी भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है चेस्ट एक्सरे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर चेस्ट एक्सरे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यूएसजी। नेक्स्ट वन है सीटी स्कैन और एमआरआई, पेरिकार्डियल इफ्यूजन वाले पेशेंट के अंदर हम सीटी स्कैन और एमआरआई भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इकोकार्डियोग्राफी, गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर यदि इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं तो एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन है पेरिकार्डियोसिंथेसिस, पेरिकार्डियोसिंथेसिस यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और थेरापेटिक पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट वन है स्मॉल इफ्यूजन, स्मॉल इफ्यूजन के लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो फर्स्ट वन है मॉनिटर करेंगे और अंडरलाइनिंग कॉजेस का ट्रीटमेंट करेंगे। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, जैसे कि पल्स रेट हो गया। नेक्स्ट वन है ब्लड प्रेशर हो गया, इसके बाद आउटपुट हो गया, वो इसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन है अंडरलाइनिंग कॉजेस, अंडरलाइनिंग कॉजेस कैसे, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, पेरिकार्डियाटिस हो गया है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है लार्ज कलेक्शन, लार्ज इफ्यूजन भी कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है इमरजेंसी पेरिकार्डियोसिंथेसिस, इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर पेरिकार्डियोसिंथेसिस हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ट्रीट कॉजेस, जो कॉजेस है जैसे कि इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स, यदि कैंसर है तो उसके लिए कीमोथेरेपीज, और यदि एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज है तो उसके लिए डायलिसिस, और यदि ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसके लिए स्टेरॉइड हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यह कॉजेस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर पेरिकार्डियल एस्पिरेशन इज प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियल सैक, यानी कि पेरिकार्डियल सैक या फिर पेरिकार्डियल जो स्पेस है वहां पर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए पेरिकार्डियल एस्पिरेशन का यूज करते हैं। पेरिकार्डियल एस्पिरेशन एक तरह का प्रोसीजर होता है। तो यह था ट्रीटमेंट फॉर पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर। तो फर्स्ट वन है क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ ईसीजी ड्यूरिंग पेरिकार्डियल एस्पिरेशन, पेरिकार्डियल एस्पिरेशन के दौरान हम ईसीजी को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन है इसके अंदर गिव पोजीशन पेशेंट अपराइट, यानी कि पेशेंट को हम फाउलर पोजीशन दे सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन है इसके अंदर प्रिपेयर फॉर इको एंड पेरिकार्डियोसिंथेसिस, पेशेंट को हम प्रिपेयर करेंगे इको के लिए और पेरिकार्डियोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट वन है इसके अंदर मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल, पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन है डॉक्यूमेंट फ्लूइड आउटपुट एंड चेंजेस इन स्टेटस, यानी कि फ्लूइड के आउटपुट को हम डॉक्यूमेंट करेंगे और कोई भी चेंजेस हुए हैं तो हम उसको नोटेट करेंगे। एंड लास्ट वन है इसके अंदर मीट द हाइजीन, न्यूट्रिशनल एंड एलिमिनेशन नीड्स ऑफ क्लाइंट, यानी कि पेशेंट की जो एलिमिनेशन नीड्स है, न्यूट्रिशन है और हाइजीन को है, वो हम इसके अंदर मेंटेन करेंगे और प्रोवाइड कराएंगे। तो यह था नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।